वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन पार्ट 2। जैसा कि आपने देखा होगा, कल हमने प्रोनाउन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं प्रोनाउन पार्ट 2 को डिस्कस करूँगा, जिसमें आज कल तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था और प्रोनाउन की डिफिनीशन को क्लियर किया था कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है। तो प्रोनाउन की डिफिनीशन आप लोगों को पता हो गया होगा क्या है। प्रोनाउन इट इज यूज इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन, या टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए बच्चों हम क्या प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, राइट। तो इट इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन, राइट। तो प्रोनाउन का जैसा कि थोड़ा सा मैं कल वाला थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर दूं, तो जैसा कि कल हमने लिया था कि जो नाउन का आपका क्या होता है बच्चों, जो नाउन का आपका नंबर, जो नाउन का नंबर पर्सन, नाउन का नंबर पर्सन और नंबर पर्सन जेंडर और केस, जो नाउन का होता है बच्चों वही किसका होता है? आपका किसका होता है? प्रोनाउन का भी होता है, राइट। किसका होता है? प्रोनाउन का होता है। जो नाउन का नंबर पर्सन और जेंडर केस रहेगा वही आपका किसका रहेगा? प्रोनाउन का। जैसे अगर नाउन में हम ले रवि, हमने क्या लिया? नाउन में अगर हम रवि लें तो रवि क्या है? नंबर में अगर देखेंगे बच्चों तो रवि कौन सा नंबर है? सिंगुलर है कि प्लूरल? तो क्या है? सिंगुलर है। क्या है बच्चों? सिंगुलर है। इसको एक मिनट हम ऐसे कर देते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे हम यहाँ पर नाउन लिया है, अब हम ले रहे हैं कि रवि, एक नाम ले रहे हैं। अब हम रवि को मान लीजिए लिखेंगे तो रवि का क्या होगा बच्चों? इसमें नंबर क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? तो सिंगुलर नंबर, बोलिए। सिंगुलर पर्सन कौन सा है बच्चों? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन होगा, बोलो। थर्ड पर्सन। उसके बाद जेंडर कौन सा होगा? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर बच्चों? मैस्कुलिन जेंडर। इसके बाद केस कौन सा है? नॉमिनेटिव केस। कि कौन सा? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस, राइट। तो रवि क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है, नॉमिनेटिव केस है, राइट। अब इसका अगर सपोज करिए कि इसका हम प्रोनाउन अगर लेते हैं, तो अगर हम इसका प्रोनाउन लेंगे बच्चों, तो प्रोनाउन में अगर हम लेंगे तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर इसका अगर बच्चों हम प्रोनाउन लेंगे तो प्रोनाउन में अब क्या होगा? अगर इसका हम प्रोनाउन लें, राइट, इस तरह से, ठीक है। इसका अगर हम प्रोनाउन लें तो नंबर में कौन सा है? सिंगुलर है, राइट। नंबर में क्या है? सिंगुलर। नंबर में क्या है बच्चों? नंबर में सिंगुलर है, राइट। तो सिंगुलर नंबर, राइट, मैस्कुलिन जेंडर, नॉमिनेटिव केस। तो इसका प्रोनाउन क्या लेंगे हम? इसका प्रोनाउन लेंगे ही। बोलिए, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो नाउन का, मेरे कहने का मतलब जो आपका नाउन का नंबर पर्सन, यहाँ पर देखिए, मेरे कहने का मतलब जो नाउन का नंबर पर्सन जेंडर केस होता है वही आपका किसका होगा? प्रोनाउन का भी होगा। वही किसका होगा? प्रोनाउन का भी होगा। जैसे हमने नाउन में लिया रवि, तो रवि क्या है? सिंगुलर नंबर में है, एक है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन में आएगा। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। तो उसके लिए हमने प्रोनाउन क्या लिया बच्चों? ही लिया। उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कल हमने जिक्र किया था। अब आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसको हम पार्ट 2 का नाम दिया है बच्चों। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? काइंड्स ऑफ नाउन की हम बात करेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन, सॉरी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की हम बात करेंगे।
तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो हेडिंग डालें आप लोग प्रोनाउन, प्रोनाउन काइंड्स, प्रकार कितने होते हैं, राइट। तो पहला है बच्चों कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। उसके बाद फिर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद फिर है आपका इम्फैटिक, इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद फिर है इम्फैटिक के बाद है रेसिप्रोकल या इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद नंबर 5 में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद है बच्चों नंबर 6 में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 7 क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नंबर 8 में है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है नंबर 9 में है आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद नंबर 10 में है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह से जो है, ठीक है बच्चों। तो ये काइंड्स हैं प्रोनाउन के। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्फैटिक, फोर्थ क्या है इंडिफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 7th है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 8 है रिलेटिव प्रोनाउन, 9th है पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद 10 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन है हम एक एक प्रोनाउन को लेकर बच्चों डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं, खास तौर पर पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीपीएसआई, एयरफोर्स, XY में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रोनाउन काइंड्स में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को पहले हम जिक्र करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे रिफ्लेक्सिव वगैरह में, ठीक है। तो ये रहा प्रोनाउन का काइंड्स। तो अब आप लोग इसमें बच्चों लिखिए नंबर 1, नंबर 1 में हेडिंग डालें आप लोग बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम आज डिस्कस करेंगे बच्चों कि क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, ये क्या है, इट रिलेट्स, ये क्या करता है, इट रिलेट्स, इट रिलेट्स पर्सन, ये पर्सन को रिलेट करता है, इट रिलेट्स पर्सन, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, आई वी यू, आई वी यू, ही, सी, इट एंड दे, THEY, एंड दे आर
आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड क्या, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। ये किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं क्या, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों हम पर्सन की बात करेंगे अगर, तो अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में क्या होता है बच्चों, पर्सन में तीन तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, राइट। कौन सा पर्सन, पहला पर्सन में फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद फिर आता है आपका क्या, थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर क्या है बच्चों आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप लोग सिंगुलर और यहाँ पर फिर क्या होगा, प्लूरल, राइट। सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पर आई, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर, वी क्या है, वी प्लूरल है, लेकिन ये भी कि आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, लेकिन आई सिंगुलर होता है और वी क्या है, प्लूरल ही होता है। आई कहीं पर प्लूरल भी होता है, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और सेकंड पर्सन में क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है और यू हमेशा प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में क्या है बच्चों, यू, और यू हमेशा क्या है, वो प्लूरल है। थर्ड पर्सन में क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन में ही, सी और इट आता है, जो कि ये तीनों क्या है, ही, सी, इट, ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। और इसका प्लूरल क्या होता है बच्चों, इसका प्लूरल दे होता है। क्या होता है, ये तीनों का प्लूरल दे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन में देख सकते हैं आप लोग आई और वी। सेकेंड पर्सन में सिर्फ आपका क्या है बच्चों, यू है, जो कि प्लूरल होता है, हर जगह प्लूरल होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या है, देख रहे हैं बच्चों, थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट, जो कि सिंगुलर होता है, और दे क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। दे, ही, सी, इट का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दे होता है। तो ये पर्सन तीन तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने नाउन होते हैं, ऑल नाउन्स आर ट्रीटेड एज थर्ड पर्सन। जितने नाउन होते हैं, जैसे राम, श्याम, नेहा, गीता, सीता, ये सब किस में आएंगे, सब थर्ड पर्सन में आते हैं। बॉय, मैन, गर्ल्स, वोमेन, ये सब भी किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। ध्यान रखिएगा, जितने नाउन होते हैं बच्चों वो हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू जो कि हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसके नीचे बच्चों इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद फिर इसमें एक नोट लिखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। नोट में क्या है बच्चों, नोट में ये है कि जो आपका यहाँ पर इसमें एक नोट लिखिए बच्चों। नोट में क्या कि जो आई होता है, आई जो होता है बच्चों, वो आई इज यूज्ड, आई जो होता है, आई वो प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखिएगा बच्चों, आई जो होता है,
आई वो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों, वो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। लेकिन आई जो होता है, ध्यान रखिएगा, आई पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा सिंगुलर होता है। पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आई प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन आई पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्रेजेंट में प्लूरल लेकिन पास्ट में, प्रेजेंट में प्लूरल लेकिन पास्ट में सिंगुलर। कैसे, थोड़ा सा देखिए। जब आप बोलते हैं यहाँ पर, अगर आपने बोला कि, अगर एग्जाम्पल मैं लूँ इस तरह से, हमने बोला बच्चों कि आई गो टू टेम्पल, टेम्पल डेली, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि आई डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, इंसल्ट दी पुअर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आई प्रेजेंट टेंस में क्या है, ये देखिए आई यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर गो क्या है, ये भी प्लूरल है। आई यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए डू भी क्या है, प्लूरल है। यानी प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे तो आई क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आई जो है वो प्लूरल यूज हो रहा है। बोलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, आई यहाँ पर क्या है, देखिए प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। यहाँ पर ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलें, नंबर थर्ड एग्जाम्पल हम लें, अगर कि आई वाज हेल्पिंग द पुअर इन बिहार, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आई पास्ट टेंस में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ वाज लगता है, ये भी सिंगुलर। यानी आई पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पर वाज का प्रयोग किया है। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है बच्चों। अब आइए इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू केस, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा लिखें, इसमें आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इस तरह से, हेडिंग डालेंगे इस तरह से आप लोग, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू क्या, केस, अकॉर्डिंग टू केस, राइट। केस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू केस, केस के आधार पर हम पर्सनल प्रोनाउन का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू केस, केस के आधार पर पर्सनल प्रोनाउन का हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग देखें। तो इसमें इधर लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, इसके बाद फिर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद फिर आपका आएगा पजेसिव केस। पजेसिव में दो होता है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखिएगा, और पजेसिव आपका प्रोनाउन भी होता है,
राइट। पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है बच्चों और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर यहाँ से लाइन खींचेंगे इस तरह से, इसको आप इस तरह से बना लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको तो पजेसिव। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्टिव में आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई मी, और ये क्या होता है माई, और ये क्या होता है माइन होता है, राइट। आई मी माई माइन। इसके बाद फिर है आपका वी का क्या है, वी अस, आवर, और इसके बाद फिर क्या है बच्चों आवर्स है, राइट। ये है आपका फर्स्ट पर्सन का, किसका है बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पर्सन का। इसके बाद फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, और ये क्या होगा योर, और ये क्या होगा योर्स होता है, राइट। इसी तरह ये सेकंड पर्सन का हो गया, राइट। किसका है बच्चों, ये सेकंड पर्सन। इसके बाद फिर थर्ड पर्सन आता है ही का क्या होगा बच्चों, ही का हिम, और इसके बाद हिज, और इसके बाद ये भी आपका क्या होता है हिज। इसी तरह आपका किसका है बच्चों, सी का, तो सी का क्या होगा, सी का हर, और ये क्या होगा, ये भी हर होगा, और ये क्या होगा हर्ष होगा, क्या होगा हर्ष। इसके बाद फिर आता है दे का क्या होगा बच्चों, दे का देम, और इसके बाद क्या होगा देयर, इसके बाद क्या होगा देयर्स, क्या होगा बच्चों देयर्स होगा, ठीक है। इसी तरह आपका इट का भी होता है। इट का क्या होता है बच्चों, इट का सब्जेक्टिव केस अगर हम बात करें, इट का सब्जेक्टिव केस तो क्या होगा इट होता है। इट ऑब्जेक्ट भी क्या होगा इट्स होता है, राइट। ऑब्जेक्ट भी इट, पजेसिव में क्या होगा इट्स हो जाएगा, ठीक है, इट्स हो जाएगा। और पजेसिव एडजेक्टिव में इट्स होगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन उसका प्रयोग नहीं होता है। इसको हम इट को अलग से लेकर आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम अलग से लेकर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग जानिए कि क्या है ये। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और इसका क्या होता है माई, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है माइन। इसके बाद वी का अस होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव एडजेक्टिव अवर, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पजेसिव एडजेक्टिव योर, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है ये भी हिज ही होता है। सी का ऑब्जेक्टिव हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन हर्ष, HERS लिखा हुआ है बच्चों, हर्ष। इसी तरह दे का ऑब्जेक्टिव देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, THEIRS, देयर्स होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है देयर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू केस। केस के आधार पर हमने यहाँ पर
देखिए बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन का क्या किया, केस के आधार पर हमने इसका विभाजन किया हुआ है, राइट। अब आइए हम एक एक चीज को लेंगे। पहले हम लेंगे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कैसे होता है, थोड़ा सा इसका फंक्शन भी जाने आप लोग। तो सब्जेक्टिव, तो आप लोग यहां पर हेडिंग डालें बच्चों, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, सब्जेक्टिव केस? तो इसमें थोड़ा सा लिखें, इसमें लिखिए सब्जेक्टिव केस इज, सब्जेक्टिव केस इज आल्सो known as nominative case। सब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज क्या, नॉमिनेटिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, राइट। इसके बाद एक लाइन और बढ़ाइए, व्हेन pronouns work as subject in a sentence, when pronouns work as subject in a sentence, comma, they should be used in subjective case, in subjective case। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव केस के बारे में कि सब्जेक्टिव केस को क्या कहा जाता है, इज आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, व्हेन प्रोनाउंस वर्क एज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, जब प्रोनाउन किसी सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, दे शुड बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस। तब उसको किस केस में रखा जाना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में रखा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कैसे करोगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस लिखें, इस तरह से एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं बच्चों। अगर हमने एग्जाम्पल में लिखा कि जॉन एंड मी राइट अ लेटर डेली, राइट, ये चीज़ हमने लिखा है, जॉन एंड मी। अब यहाँ पर देखिए, अब ये सेंटेंस जो लिखा है बच्चों, देखिए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। तो इसको कैसे जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, वर्ब, ध्यान रखिएगा वर्ब के पहले बच्चों हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद हमेशा जनरली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो है ये आपका ये वर्ब है, राइट, ये वर्ब है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, देखिए यहाँ पर हमने दिया है वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होना चाहिए और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए जॉन एंड मी जो आया है वर्ब के पहले आया है, यानी ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस बच्चों आपका क्या है, गलत है। ये सही सेंटेंस क्या होगा, ये सही सेंटेंस आपका बच्चों इस तरह से होगा, क्या, जॉन एंड आई राइट अ लेटर डेली। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपका सेंटेंस,
आपका सेंटेंस ये बच्चों अब सही हो गया। जॉन एंड आई राइट अ लेटर, यानी ध्यान रखिएगा वर्ब के पहले बच्चों हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है और वर्ब के बाद हमेशा बच्चों कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है लेकिन ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट निकल कर आते हैं बच्चों कि दैन के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि दैन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। थोड़ा सा आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि दैन के बाद जनरली सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वैसे गलत माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की तुलना करेंगे तब दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है ऐसा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव केस में कैसे इसको चीज़ों को हम समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों नोट करें कुछ सब्जेक्टिव केस में नोट में लिखिए then generally takes subjective then generally takes subjective case, then generally takes subjective case, but when sometimes they take objective case when objects are compared, ठीक है, when objects are compared। तो then generally takes subjective case but when sometimes they take, यहाँ पर sometimes हटा दीजिए बच्चों तो ज़्यादा सही रहेगा, but when यहाँ से लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, but when they take objective case when objects are compared, फिर से एक बार देख लीजिए, then generally takes subjective case but when they take objective case, but लेकिन जब they take objective case, जब वो क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे कर दीजिए, then generally take subjective case but when objects are compared, but when objects are compared, comma they take objective केस, ठीक है।
देन जनरली टेक्स। कैसे, देखिए बच्चों एग्जाम्पल से भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे अगर हम बोलें कि ही इज रिचर देन आई, ही इज रिचर देन आई, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर देन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ही इज रिचर देन आई, ये सही है। अगर यहाँ पर आप करोगे इस तरह से कि ही इज रिचर देन मी, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तुलना जो है, देखिए बच्चों तुलना रीजनेबल होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट की तुलना होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट की तुलना होनी चाहिए। तुलना रीजनेबल, अगर हम ये बोलें कि माई पेन, अगर हम ये बोले कि माई पेन इज बेटर देन योर कार, माई पेन इज बेटर देन योर कार, तो ये गलत होगा, क्योंकि तुलना ये रीजनेबल नहीं है। तो वही बात यहाँ पर भी निकल कर आती है कि तुलना जो है रीजनेबल होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये भी ही सब्जेक्ट है तो आई भी सब्जेक्ट है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन दिया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था इस तरह से बच्चों, क्वेश्चन था इस तरह से, ही इज फाइटर देन मी इन द क्लास, इसके बाद लिखा था नो एरर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही इज फाइटर देन मी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे ही इज फाइटर देन मी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, आई होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर मी के स्थान पर क्या होगा, आई होना चाहिए, क्योंकि तुलना हम सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम अब देखें कैसे ये ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से करें बच्चों, इसको हमने इस तरह से कर दिया कि ही रिस्पेक्ट मी, और फिर हमने लिखा कि ही रिस्पेक्ट हर, ठीक है। पहला लिखा ही रिस्पेक्ट मी, दूसरा लिखा ही रिस्पेक्ट हर। तो अगर हम ऐसे बोले कि ही रिस्पेक्ट मी मोर देन हर, राइट, ही रिस्पेक्ट मी मोर देन हर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो है ये तुलना जो हुई ये ऑब्जेक्ट की हुई, इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो यहाँ पर देन के बाद भी ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये सेंटेंस सही है। बोलिए, ही रिस्पेक्ट मी मोर देन हर, ही रिस्पेक्ट मी मोर देन हर। अब ये तुलना ऑब्जेक्ट की हो रही है, इसलिए यहाँ पर देन के बाद कौन सा केस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जिसको हमने इसको इस तरह से लिखा। दूसरा हमने लिया सी लाफ एट मी, सी लाफ एट मी। उसके बाद फिर हमने लिखा सी लाफ्स एट हिम, राइट, सी लाफ्ड एट हिम, सी लाफ एट मी, सी लाफ्ड एट हिम। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी लाफ एट मी
मोर देन हिम, मोर देन हिम। बोलो बच्चों, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको देखें आप लोग, ये दूसरा एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिखा है, इसको हमने लिखा सी लाफ एट मी, सी लाफ एट हिम। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसको इस तरह से लिख दिया सी लाफ एट मी यानी ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद फिर देन के बाद भी हमने क्या रखा, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तो ये भी सेंटेंस सही है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तुलना सब्जेक्ट के बीच हो, ऑब्जेक्ट के बीच हो सकती है। तो अगर ऑब्जेक्ट के बीच होगी तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग नोट नंबर 2 क्या है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। किसके बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, राइट। और उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद, ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का आता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब और के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखिएगा। आपकी बुकों में लिखा रहता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, अभी हमने आपसे बात किया था कि वर्ब के पहले हमेशा कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस का, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, राइट। और बुकों में लिखा रहता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग गलत माना जाता है। तो लेट ही क्यों, बहुत सारी वर्ब, जितनी वर्ब्स होती हैं उसके बाद क्या होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उस सब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही तो आएगा। बोलिए, लेट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अक्सर लिखा रहता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर हम बोलें कि लेट वी स्टार्ट दी गेम, हमने ऐसा बोला बच्चों, लेट वी स्टार्ट दी गेम, ठीक है। तो अभी हमने बात किया कि वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कौन सा केस आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो लेट हमारा वर्ब ही तो है, बोलिए वर्ब के बाद, अब यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर दिया इसलिए गलत है। सही क्या होगा बच्चों, लेट अस, ऑब्जेक्टिव केस, लेट अस स्टार्ट दी गेम। बोलो, लेट अस स्टार्ट दी गेम। अब ये हमारा क्या है, सही है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट न करके इसको ऑब्जेक्टिव केस कहिए। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ना, कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इसको ऐसे समझ लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और प्रेपोजिशन के बाद भी वही चीज़ है बच्चों, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। इसलिए लेट के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेट भी तो वर्ब है। बोलिए, किसी भी वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट जनरली आता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था बच्चों, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था आपका इस तरह से कि लेट यू
and I work together. Let you and I work together in the office. इसके बाद दिया है नो एरर, राइट। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो बताएं अब इसमें लेट यू एंड आई वर्क टुगेदर इन द ऑफिस, तो कहाँ पे गलती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, लेट यू एंड आई, तो लेट वर्ब है यहाँ पर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? यू ही होता है, बोलिए। लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? मी होता है, तो इसलिए यहाँ पर मी, लेट यू एंड मी होना चाहिए, यानी ऑप्शन ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब के बाद जनरली कौन सा केस? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या रखोगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करोगे। और प्रेपोजिशन के बाद भी क्या होता? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये 2 पॉइंट बच्चों हमेशा याद रखिएगा जो। ठीक है, तो ये रहा आपका पर्सनल प्रोनाउन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन को कल मैं पार्ट 3 में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ पर्टिकुलर रूल्स जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सब रूल को मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं यहीं तक रखूंगा। जय हिंद।